ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग फिटर सेकेंड ईयर की जो हमारी क्लास चल रही थी थ्योरी की, उसकी जो है पार्ट 16 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपको पार्ट 16 सॉल्व करेंगे और इसका जो पीडीएफ वगैरह है आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आज के जो पीडीएफ वगैरह हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। और अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं ये कहूँगा आपको कि आप पार्ट वाइज सीरियल से वीडियो देखते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैं हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो कि आपके अगले पार्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पीछे आ गया है तो हम लोग यहाँ वाले जो इस वाले पार्ट में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे के पार्ट में हम लोगों ने उसके बारे में अच्छे से बात कर लिया होता है। तो इसीलिए आप अगर सीरियल से देखते हुए आएंगे तब क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं मजा आएगा। ठीक है, तो अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो इकट्ठा मिल जाएगी। ग्लोबल आईटी ओपन कीजिए यूट्यूब में और उसके बाद वहां पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो फिटर सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप इसके पहले की वीडियो से बिल्कुल आसानी से देख लेंगे। वेबसाइट को कैसे यूज करना है, तो आप अपने फोन में जो है नॉर्मली ब्राउजर में, जो फोन का ब्राउजर है तो वहां सर्च कर लीजिए ग्लोबल आईटी। क्या सर्च करेंगे? ग्लोबल आईटी। ग्लोबल आईटी सर्च करेंगे, इस टाइप से टैब ओपन होगा, सबसे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी globalit.org से। उस पर क्लिक कर लीजिए, नया टैब ओपन हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहे हैं, होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, आईटीआई कोर्स, आपको मोबाइल में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, नहीं दिखाई देगा तो ये सारे ऑप्शन कहां से आएंगे, तो राइट साइड जो कॉर्नर में 3 लाइनें बनी हुई है उन पर आप क्लिक कर लीजिए, तब ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। फिर आपको आईटीआई कोर्स लिखा हुआ मिलेगा, आप आईटीआई कोर्स पे क्लिक करना तो आपके सामने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन सब आ जाएंगे। आप यहाँ पे ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के भी पीडीएफ वगैरह देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके। ठीक है, बाकी फिटर थ्योरी की बात है तो फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे फिर आपके सामने नया टैब ओपन होगा, आप नीचे स्लाइड करके चले जाएंगे। फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर, 2 मिल गया ऑप्शन। फिटर सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे सामने टैब ओपन हो जाएगा, नीचे कर स्लाइड करके चले जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ मिल गया, आपको मिल गया ना, ये यहाँ पे लिखा हो फिटर थ्योरी सेकंड ईयर ऑनलाइन मॉक टेस्ट। ठीक है, और नीचे भी और टेस्ट है और नीचे जाएंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो सारी चीजें यहीं पड़ी हुई है, बिल्कुल आसानी से आप सब चेक कर सकते हैं और उन्हें अपना डाउनलोड करके अपने यूज में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, जब मैं आपको पीछे वाला वीडियो करवा रहा था तो उसमें लास्ट क्वेश्चन यही था ना, उसमें मैंने बताया भी था, लास्ट था या उसके पहले, मतलब इसके पीछे वाले पार्ट में था क्वेश्चन। हो सकता है 150 149 कोई रहा हो, 148 50 49 कोई था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो उसमें देखेंगे तो मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको कि भाई लैपिंग व्हीकल बताया था आपको। तो लैपिंग व्हीकल बताते समय मैंने बताया था कि कॉपर और उसके एलॉय के लिए कौन सा लैपिंग व्हीकल यूज किया जाता है। कौन सा लैपिंग व्हीकल यूज किया जाता है? कॉपर और उसके एलॉय के लिए ना, कॉपर और इसके एलॉय के लिए कौन सा लैपिंग व्हीकल यूज करते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए यूज किया जाता है सॉल्यूबल ऑयल। क्या यूज किया जाता है? सॉल्यूबल ऑयल। और बेंटोमाइट भी यूज करते हैं, दोनों को यूज किया जाता है, बेंटोमाइट। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा दिया हुआ है। तो कॉपर इसके एलॉय के लिए आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी मिल जाएगा सॉल्यूबल ऑयल। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने बताया था ऑयल आधारित या फिर ग्रीस वाला भी यूज किया जाता है। ऑयल आधारित या ग्रीस वाला भी यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? या फेरस मेटल के लिए यूज किया जाता है, फेरस मेटल के लिए। ठीक है, फेरस मेटल के लिए। तो इसको भी ध्यान रखिए, कभी पूछ सकता है। जबकि कॉपर और उसके एलॉय के लिए सॉल्युबल ऑयल और नॉन फेरस के लिए भी यही यूज किया जाता है, नॉन फेरस मेटल। आई बात समझ में? फेरस मेटल के लिए ऑयल ग्रीस और नॉन फेरस मेटल के लिए सॉल्युबल ऑयल एंड बेंटोमाइट, और वही कॉपर और उसके एलॉय के लिए भी, क्योंकि कॉपर भी आपका नॉन फेरस ही है ना, कॉपर भी तो आपका नॉन फेरस ही है, तो सॉल्युबल ऑयल या बेंटोमाइट का ही है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। बाकी ये जो है आपके वनस्पति तेल, मशीन ऑयल, पेट्रोलियम जेली, ये भी आपके लैपिंग व्हीकल ही है। यह भी आपके लैपिंग व्हीकल ही है, जगह जगह पे अपने यूज के हिसाब से यूज किए जाते हैं। पर मेन आपका जो होता है ये दोनों फेरस और नॉन फेरस में जब पूछ दिया जाए स्पेशली तो इस टाइप से होता है। पर अगर लैपिंग व्हीकल पूछा जाए तो ये सब भी लैपिंग व्हीकल ही है। वेजिटेबल ऑयल, मशीन ऑयल, पेट्रोलियम जेली, ये सब भी लैपिंग व्हीकल के ही प्रकार हैं। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाकी एक चीज और बता दूं कि जैसे जो मशीन ऑयल होता है, मशीन ऑयल के साथ हम लोग केरोसिन ऑयल भी यूज करते हैं। क्या? केरोसिन। यह हमारा लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है, ये दोनों, जब इन दोनों का यूज करते हैं।
अभी लैपिंग व्हीकल का मैं बता रहा था। और लुब्रिकेंट की बात किया जाए अगर लैपिंग में, तो मशीन ऑयल और केरोसिन ऑयल भी यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे लैपिंग टूल दे रखा है और पूछ रहा है इसका उद्देश्य क्या है। पहले तो इसको आप देख करके पहचान जाएंगे कि यह कौन सा वाला है। यह कैसा दिख रहा है, बेलनाकार आकृति में दिख रहा है। किस टाइप से, बुश टाइप से। मैंने बताया जैसे बियरिंग में बुश लगाया जाता है वो बेलनाकार होता है, तो उसी आकृति का यह भी दिखता है। और बीच से कटा हुआ है, मतलब दो भागों में विभक्त है, मतलब स्प्लिट। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैप तो, लेकिन बुश स्प्लिट लैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुश की तरह दिखता है और बीच से स्प्लिट है, कटा हुआ है तो स्प्लिट, और लैप, बुश स्प्लिट लैप होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। किस लिए होता है, तो आप देखिए ये हमारा गोल बना हुआ है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चार्जिंग पदार्थ लगा देंगे। चार्जिंग पदार्थ मतलब एब्रेसिव पार्टिकल और लैपिंग व्हीकल। लैपिंग व्हीकल मतलब ग्रीस या ऑयल को मिला करके उनका पेस्ट बनाएंगे और वो लैपिंग कंपाउंड कहलाएगा, उसको यहाँ पर हम लगा देंगे। अब किसी जॉब के ऊपर या जैसे इसको लेंगे और किसी जॉब पे चढ़ा करके उसकी लैपिंग करेंगे, तो अब जो जॉब पर हम यहाँ पे चढ़ा के लैपिंग करेंगे तो क्या होगा भाई, जॉब हमारी बेलनाकार होगी और ये उसके ऊपर चढ़ जाएगा और इसकी लैपिंग की जाएगी। तो इसका मतलब किसके लिए यूज किया जा रहा है, बेलनाकार जॉब के लिए। किसका, बाहरी सरफेस, बाहरी सरफेस की लैपिंग कर रहा है, क्योंकि यह गोल है तो जॉब इसके अंदर जाएगा तो इसके बाहरी सरफेस की लैपिंग होगी। तो ऑप्शन में देख लीजिए, बाहरी सतह के लिए लैपिंग टूल। तो बाहरी सतह के लिए तो है, लेकिन बाहरी सतह कैसी है, बेलनाकार है, फ्लैट है, कैसी है, यह वाला तो भाई गोल है तो बेलनाकार पे ही काम करेगा ना। तो इसमें चीज क्लियर नहीं हो पा रहा है। नीचे आंतरिक लिख रहा तो आंतरिक पे तो होगा नहीं, क्योंकि यह बाहरी के लिए होगा। जब भी होगा ऊपर की सतह पे करेगा, तो ये ऑप्शन आंतरिक वाला ऐसे ही गलत है। फिर है देखिए लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है कि बाहरी लेकिन बेलनाकार सतह है, बाहरी सरफेस हो अभी बेलनाकार होनी चाहिए, तब इसका यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले में भी आंतरिक लिख दिया तो आंतरिक के पे तो होगा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है उष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है। यहाँ पे डिग्री रहेगा। ठीक है, कि भाई 723 डिग्री के बाद मैंने आपको बताया था कि कोई भी मेटल हो आपका, उसका जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, चाहे उसमें कार्बन की मात्रा कितनी भी ज्यादा हो चाहे कितनी भी कम हो, कोई भी मटेरियल हो, सबके लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एक समान होता है। और वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना रहता है, 723 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, 723 डिग्री सेल्सियस रहता है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर कोई भी स्टील जब पहुंचती है तो उस पर पहुंचने के बाद उसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन आना शुरू होता है। आंतरिक संरचना में परिवर्तन का मतलब है कि जो उस स्टील में कार्बन की मात्रा उपस्थित होगी वो घुलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, घुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वो उसमें कार्बन घुलना स्टार्ट होता है या उसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन आना स्टार्ट होता है, उसको बोला जाता है कि वो ऑस्टेनाइट में बदलना स्टार्ट हो गया। किसमें बदलना स्टार्ट हो गया, ऑस्टेनाइट में बदलना स्टार्ट हो गया। सब एक ही बात है, उसमें कार्बन घुलना स्टार्ट हो जाए या कहीं उसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाए, या बोला जाए कि वो ऑस्टेनाइट में बदलने लगा। वह कब होगा, या तीनों का 723 डिग्री सेल्सियस पे होंगे, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही है। तो 723 डिग्री सेल्सियस पे यह काम शुरू होता है, मतलब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर। किस पर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर स्टील की जो आंतरिक संरचना है वो ऑस्टेनाइट में बदलना शुरू करती है, परिवर्तन करना शुरू करती है। अब पूर्ण रूप से ऑस्टेनाइट में कब बदलती है, जब वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच जाती है। कब बदलती है, जब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच जाती है तो पूर्ण रूप से ऑस्टेनाइट में बदल चुकी होती है। तो यहाँ वो पूछ रहा है कि उष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है। तो 723 डिग्री पे जो होता है उसे क्या कहते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगर वो ये कहता है कि वो पूर्ण रूप से, यहाँ कह रहा है ना कि वह क्या, जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 के बाद बदलता है, 723 के बाद ऑस्टेनाइट में कौन बदलता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। और बोलता कि वो पूर्ण रूप से ऑस्टेनाइट में बदल चुका होता है, तब आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता। लेकिन यहाँ पे बदलाव की बात कर रहा हूं, वो भी 723 डिग्री। तो 723 तो लोअर क्रिटिकल वाला होता है और सबके लिए एक समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे आंसर मिल जाएगा आपको। स्टील को ठंडा कर रहा है कैसे, धीरे धीरे। स्टील को कैसे ठंडा किया जा रहा है, धीरे धीरे ठंडा किया जा रहा है। तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इसमें बारीक ग्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से किसके योग्य बनाएंगे, मशीनन करने के योग्य बनाएंगे। किसके योग्य बनाएंगे, मशीनन करने के योग्य। बस इन दो वर्डों को आप पकड़ लेंगे, दो शब्दों को पकड़ लेंगे, आपका काम बन जाएगा। एक तो धीरे धीरे ठंडा किया जा रहा, ठीक है। तो आपको मालूम है हार्डनिंग, हार्डनिंग में क्या होता है, जब वो ऑस्टेनाइट में बदल चुका होता है हमारा पदार्थ, ऑस्टेनाइट में कब बदलेगा, जब वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। जब वो ऑस्टेनाइट में बदल जाता है तो वहां से उसको लोग तेजी से ठंडा करते हैं। तो जो स्टील की ऑस्टेनाइट संरचना होती है
भाई स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहले गर्म करेंगे, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे जब वो पहुंचेगी तो जो उसमें कार्बन होगा पूर्ण रूप से घुल जाएगा, वो ऑस्टेनाइट कहलाएगा। तो ऑस्टेनाइट में जब वो होगा तो वहां से उसे तेजी से ठंडा करते हैं, जब तेजी से ठंडा किया जाता है तो वह ऑस्टेनाइट एक हमारा नए पदार्थ में बदल जाता है, जिसको हम लोग मार्टेनसाइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मार्टेनसाइट के नाम से जानते हैं। मतलब वह एक नए पदार्थ में बदल जाता है। ऑस्टेनाइट किसमें बदल जाएगा? मार्टेनसाइट पदार्थ में बदल जाएगा। और मार्टेनसाइट हमारा बहुत ही कठोर पदार्थ होता है, इस वजह से उसमें कठोरता का गुण आ जाता है। मतलब जब तेजी से ठंडा करेंगे तब वो मार्टेनसाइट में बदलेगा और उससे कठोरता का गुण आएगा, वो हार्डनिंग में चला जाएगा। मतलब हार्डनिंग में तेजी से ठंडा किया जाता है। टेम्परिंग में क्या होता है? तो भाई टेम्परिंग में तो हम इसे जो है 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही गर्म करते हैं और उसमें थोड़ा बहुत इसके जो अतिरिक्त भंगुरता आई जाती है उसको समाप्त किया जाता है, जिससे कि इसमें टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस बढ़ सके। ठीक है। नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है? तो इसमें भी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करते हैं और इसे वायु की उपस्थिति में नॉर्मल कमरे के तापमान पे ठंडा होने दिया जाता है। लेकिन यहां बात कर रहा था कि बहुत धीरे धीरे ठंडा करना, धीरे धीरे ठंडा करना। दूसरा मशीनन करने के योग्य बनाना। मशीनन का मतलब क्या होगा? मैंने बताया था मशीनन करने योग्य बनाना मतलब जिसे आसानी से काटा और घिसा जा सके। अगर किसी मेटल में बोला जाए कि भाई इस मेटल के अंदर मशीनन का गुण है, किसका गुण है? मशीनन का गुण है। मशीनन का मतलब उसमें मशीन आराम से चल सकती है। मशीन आराम से चल सकती है मतलब यह मशीन इसको आसानी से काट सकती है और घिस सकती है। अगर किसी भी मटेरियल को आप आसानी से काट पा रहे हैं, घिस पा रहे हैं, इसका मतलब वो मटेरियल क्या है? सॉफ्ट है। इसका मतलब वो मटेरियल क्या है? सॉफ्ट है, मुलायम है, डक्टाइल है। ठीक है। और कोई भी चीज डक्टाइल होगी, सॉफ्ट होगी तो वो किसमें आएगा? एनेलिंग के द्वारा आएगा। हमने बात किया था कि जो एनेलिंग होता है, एनेलिंग से क्या होता है? एनेलिंग के द्वारा हम जो मटेरियल को धीरे धीरे ठंडा करते हैं उसे राख में दबा करके ठंडा कीजिए, चाहे भट्टी में ही रहने दीजिए, उसमें ठंडा होने दीजिए। ठीक है। तो जो मटेरियल धीरे धीरे ठंडा होता है तो उससे क्या होता है? उससे उसमें मशीनिबिलिटी का गुण आ जाता है, मशीनन करने के योग्य बन जाता है। और मशीनन करने योग्य मतलब सॉफ्ट बन जाती है। सॉफ्ट बन जाएगी तो उसमें से हार्डनेस कम हो जाएगा। हार्डनेस कम हो जाए, सीधी सी बात है ना भाई। सॉफ्ट हो गई तो हार्डनेस खत्म हो गया, कम हो गया, मतलब डक्टाइल। सॉफ्ट होगी तो डक्टिलिटी का भी गुण आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाली गर्म स्टील का नाम क्या है? कह रहा है एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा करेंगे। अभी मैंने इसके जस्ट पीछे ही बताया आपको कि जब स्टील को गर्म किया जाता है तो 723 डिग्री सेल्सियस जो उसकी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होती है, वहां पहुंचने पर कार्बन उसमें घुलना स्टार्ट होता है। जब कार्बन घुलना स्टार्ट होता है तो वो ऑस्टेनाइट में बदलने लगती है। जब वो स्टील अपने अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचती है तो वो पूर्ण रूप से किसमें बदल चुकी होती है? पूर्ण रूप से कार्बन घुल चुका होता है और वो पूर्ण रूप से ऑस्टेनाइट में बदल जाती है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद आप कितना भी गर्म कर लीजिए, वह स्टील अपने ऑस्टेनाइट संरचना में ही रहेगी। लेकिन अगर वहां से उसके ठंडा करने की दर बहुत तेजी से किया जाए, मतलब बहुत तेजी से उसको ठंडा किया जाए, तो वह जो ऑस्टेनाइट संरचना है स्टील की, वह एक नए संरचना में बदल जाती है, जिसको हम लोग मार्टेनसाइट के नाम से जानते हैं। वह एक बहुत कठोर पदार्थ होता है। इस तरह से उस पदार्थ में हार्डनिंग का, कठोरता का गुण आ जाता है। तो वही कह रहा है कि एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है? तो मार्टेनसाइट है ना भाई। तेजी से ठंडा करेंगे तो वह नई संरचना बनाएगा। कौन सा संरचना बनाता है? मार्टेनसाइट बनाता है। किसमें होता है? या हार्डनिंग में होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फेराइट क्या है? तो भाई फेराइट तो आपको नॉर्मल है, इसमें गर्म कहां करते हैं या ठंडा कहां करते हैं? फेराइट तो आपका सबसे शुद्ध लोहा होता है। मैंने बताया था सबसे शुद्ध लोहा होता है, सबसे शुद्ध लोहा और मुलायम संरचना होती है। मुलायम संरचना। मुलायम संरचना क्यों होती है? क्योंकि इसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है, कार्बन की जो परसेंटेज होती है वह 0% होती है। कितना होता है? 0% होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को पढ़ने के लिए ना कि भाई पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन आप ऐसे देखते कर लेते हैं। और ये सब चीजें मैंने बिल्कुल डिटेल में, मैं आपको बार बार पीछे के वीडियो के साथ बताया था कि भाई मैंने अपने ऐप पर ये सब सारी चीजें बिल्कुल चैप्टर वाइज एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ। उस पर टाइम का कोई पाबंदी नहीं था, लंबी लंबी वीडियो जाए और पूरा डिटेल में इनको अच्छे से समझाया हुआ कि मार्टेनसाइट क्या है, फेराइट क्या है, ऑस्टेनाइट, पियरलाइट क्या है, सब कुछ बताया हुआ है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना यार कि आप लोग चाहिए तो प्ले स्टोर से ग्लोबल ITI का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से चैप्टर वाइज क्लासेज कीजिए। उससे क्योंकि यार ITI की देखो, मैं बार बार जब भी पढ़ाता हूं तो ITI की सिर्फ बात नहीं है। ITI पास होना होगा तो मैं ये जो इतना शानदार पढ़ा रहा हूं आप पास हो जाओगे, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आगे भी कुछ करो। आगे भी कुछ करने का मतलब है कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब कीजिए, आप कहीं पे अच्छी जगह पे जॉब कीजिए, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, ठीक है, अपनी लाइफ अच्छी बनाइए, उसके साथ साथ हमारा भी नाम होगा, ठीक है। आप कहीं कुछ करोगे तो हमारा भी तो नाम जुड़ा हुआ है आपके साथ कि नहीं हमने ग्लोबल ITI से पढ़ा था और हमें ये चीज़ हुआ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब कुछ भी हो, थ्योरी का सबसे मेन रोल होता है। तो थ्योरी यार आप अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया फेराइट हमारा। ऑस्टेनाइट क्या होता है? तो ऑस्टेनाइट हमने बता ही दिया क्या होता है। पियरलाइट, पियरलाइट क्या होता है हमारा? तो जो पियरलाइट होता है ना,
जब स्टील में 0.84% कार्बन होता है तो वह स्टील संपूर्ण रूप से पेरलाइट में होती है, जिसे हम लोग यूटेक्टोइड स्टील भी कहते हैं। यूटेक्टोइड स्टील भी कहते हैं। आई बात समझ में? यूटेक्टोइड स्टील भी इसको बोला जाता है। पेरलाइट बनता कैसे है? तो पेरलाइट में हमारा क्या होता है? फेराइट होता है, फेराइट प्लस सीमेंटाइट, यह दोनों मिल करके बनाते हैं क्या? पेरलाइट बनाते हैं। फेराइट और सीमेंटाइट मिलकर के पेरलाइट बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है? देखिए ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। काटने की क्षमता को जोड़ने मतलब वह स्टील जो दूसरे को काट सके, उसमें काटने की क्षमता आ जाए जिससे कि वो दूसरे को काट दे, और घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न कर दे। घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने का मतलब है कि वह घिसने का विरोध करे, मतलब वो जल्दी घिसे नहीं, वह जल्दी घिसे नहीं। तो यह किसमें होता है? ऑप्शन डी देखिए, हार्डनिंग। मैंने आपको बताया था हार्डनिंग का मतलब हार्ड, हार्ड का मतलब कठोर, हार्डनिंग का मतलब हार्ड, हार्ड का मतलब कठोर। अगर कोई चीज हार्ड है, कठोर है, तो वह जल्दी घिसेगी नहीं, और जल्दी घिसेगी नहीं, और दूसरी चीज अगर वह कठोर है तो दूसरी वाली चीज को काट देगी, क्योंकि अगर यह कठोर है तो दूसरा वाला उसके सामने सॉफ्ट हो गया ना, भले ही वो कितना भी कठोर हो। अगर यह कठोर है तो वह उससे सॉफ्ट है तो उसको काट देगा। ठीक है भाई, जो पहलवान आदमी होगा वो कमजोर वाले को मार देगा ना, तो वही चीज अगर कठोर है तो सॉफ्ट वाले को काट देगा। तो वही चीज कह रहा था, काटने की क्षमता जुड़ जाए, कि उसमें काटने का गुण आ जाए और घिसे भी ना जल्दी। तो ये किसकी वजह से संभव है? हार्डनिंग की वजह से। किसी पदार्थ को हार्ड कर देंगे तो उसमें काटने की क्षमता भी आ जाएगी और वो जल्दी घिसेगा भी नहीं, क्योंकि वो हार्ड हो चुका है, कठोर हो चुका है। नॉर्मलाइजिंग मैंने आपको बताया था कि इससे क्या होता है, किसी भी स्टील के जो होती है आंतरिक दोष को दूर किया जाता है। बार बार नाम आता है आंतरिक दोषों को दूर करने, किसके लिए? आंतरिक दोषों को दूर करने, और आंतरिक संरचना को रिफाइन करने, या ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए, ग्रेन को रिफाइन करने के लिए, आंतरिक संरचना को रिफाइन करने के लिए नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। एनीलिंग में अभी हमने बात किया कि भाई इससे क्या होता है, स्टील सॉफ्ट बनती है। एनीलिंग से स्टील सॉफ्ट बनती है, जिससे उसमें डक्टिलिटी का गुण आ जाता है, मशीनन करने योग्य हो जाती है। हार्डनिंग इसका थोड़ा कठोरता दूर हो जाती है। टेम्परिंग, तो जब हम हार्डनिंग और टेम्परिंग, मैंने बार बार बताया कि हार्डनिंग और टेम्परिंग एक साथ होता है। जब भी हम किसी स्टील को हार्ड करते हैं तो उसमें कठोरता का तो गुण आ जाता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब वो ज्यादा कठोर हो जाती है तो ज्यादा कठोर का मतलब ज्यादा कार्बन, और ज्यादा कार्बन का मतलब उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाएगा, भंगुरता का गुण आ जाएगा। ब्रिटलनेस क्या होता है कि जब उस पर अचानक से कोई इंपैक्ट लोड झटका पड़ेगा तो वह टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा, वह कोई भी अपना उसमें कोई भी विरोध नहीं प्रदर्शित करेगा, वो सीधे टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा ब्रिटलनेस की वजह से। तो जब हम किसी स्टील को हार्ड बनाते हैं कटिंग टूल के रूप में यूज करने के लिए, वो कठोर हो गया, हार्ड हो गया, वो कटाई कर सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है, उसमें ब्रिटलनेस आ गया। अब वो जब हम कटाई करेंगे, कहीं पे टर्निंग कर रहे होंगे, जब उस पर कटाई करेगा तो थोड़ा भी झटका लगेगा तो इसका टूल टूट जाएगा, क्योंकि उसमें ब्रिटलनेस का गुण है। तब हम कठोर करके भी क्या करेंगे, जो उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम इस चीज को यूज कर पाए तो उस पर फिर टेम्परिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? टेम्परिंग। टेम्परिंग हमारा 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे होता है, 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। टेम्परिंग करने से क्या होता है कि उसमें जो अतिरिक्त भंगुरता आई थी, जिससे वो झटकों को नहीं सहन कर पा रहा, तो वह समाप्त हो जाता है। मतलब टेम्परिंग करने से हमें फायदा होगा, टेम्परिंग करने से क्या फायदा होगा, उसमें शॉक रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाएगा, मतलब वह झटकों का विरोध करेगा, वह झटकों को सहन कर पाएगा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि टफनेस का गुण आ जाएगा। टफनेस का भी मतलब वही ना कि वो झटकों को सहन कर सके। शॉक रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाएगा, टफनेस का गुण आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस, ये तो देखिए ये भी पीछे वाला क्वेश्चन आ गया ना, कि चरम भंगुरता को दूर करने, स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया है? तो वही मैंने चरम भंगुरता। चरम भंगुरता का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा जो आ जाए, यहाँ पे लिखा एक्सट्रीम ब्रिटलनेस, जो एक्स्ट्रा भंगुरता आ गई, किसकी वजह से आ गई? जब हम किसी भी मटेरियल को हार्ड और टेम्पर, मतलब किसी भी कटिंग टूल तैयार करते हैं, कटिंग टूल तैयार किया जाता है तो उसको हार्ड किया जाता है। जब भी हम हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं तो हार्डनिंग प्रोसेस करने से क्या होता है कि उसमें अतिरिक्त भंगुरता आ जाती है, जिसको दूर करने के लिए टेम्परिंग किया जाता है। टेम्परिंग से क्या होगा, वह अतिरिक्त भंगुरता जो आई थी वह भी दूर हो जाएगी, प्लस स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस का गुण हो जाएगा। मतलब वह झटका और शॉक रेजिस्टेंस मतलब क्या, झटके को सहन कर पाएगी। टफनेस का मतलब इंपैक्ट लोड जो लगेगा उसे सहन कर पाएगी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा टेम्परिंग। एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग सब मैंने बता दिया, पहले भी बताया था, आज भी बताया हूं। स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की, ठीक है, होगा, ठीक है, उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है?
कि हम स्टील को, मान लीजिए कि कोई स्टील है, स्टील का एक टुकड़ा है इस टाइप से, थोड़ा फिगर क्लियर नहीं बना होगा, मजा नहीं आया ना। ये है हमारा स्टील का, मान लीजिए कोई टुकड़ा है, ठीक है, स्टील का हमारा क्या है, टुकड़ा है, ठीक। तो इसको हम लोग गर्म करेंगे, स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने। अगर मान लीजिए इसे हमें करना है 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म, कितना करना है, 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म, ठीक है। तो उसी तापमान तक गर्म करने, आवश्यक तापमान तक गर्म करने, उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया, कि जब मान लीजिए हम इसको गर्म करते हैं, नीचे से हमने यहाँ पर मान लीजिए इसे हीट देना शुरू किया, आग जल रही है, ठीक है, और ये गर्म हो रहा है, या तो इसको चारों साइड से भी गर्म कीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या तो एक साइड से, या तो मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मैं इसे चारों साइड से, ऊपर नीचे चारों साइड से गर्म करूंगा कहीं भट्टी में रख करके। तो अगर आप चारों साइड से भी गर्म करेंगे तो क्या होगा, शुरू में मान लीजिए स्टील का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, फिर 200 पहुंचेगा, 300 पहुंचेगा, 400 पहुंचेगा, 500 पहुंचेगा, आपको 700 तक गर्म करना है, 600 पहुंचेगा, 695, 696, 697, 698, 699 और तुरंत पहुंचेगा 700। कितना पहुंचेगा, 700। तो हम क्या करेंगे, अगर 700 टेम्परेचर पहुंचते ही अगर हम इस स्टील को बाहर निकाल ले तो इसका क्या दिक्कत आएगा कि इसका बाहर का टेम्परेचर कुछ और होगा, अंदर का कुछ और, क्योंकि भाई ये मोटाई लिए हुए है ना, क्या लिए हुए है, मोटाई लिए हुए है। तो भाई मोटाई लिए हुए तो मतलब अगर ऊपर का, तो क्योंकि ये आग के संपर्क में है, मान लीजिए चारों साइड से आप गर्म कर रहे हैं, तो चारों 6 सरफेस जो है, 1 2 3 4 5 6 सरफेस है, तो जो 6 सरफेस है ये आग के संपर्क में होगा, तो ये वाला सरफेस जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन इसके जो बीच का हिस्सा होगा, क्या उसकी गहराई तक पूरा बराबर टेम्परेचर पहुंच पाएगा, भाई वहां पे थोड़ा लेट पहुंचेगा ना, स्टील उष्मा के सुचालक है। पर जब यहाँ पे 699 से जियो 700 होगा और आप सोचो कि यार 700 हो गया, मैं इसे बाहर निकाल लूं, तो उसमें दिक्कत क्या आएगी कि बाहरी सरफेस तो इसका 700 पे होगा, पर इसके अंदर जो बीच वाला सरफेस होगा, हो सकता है वह 680 ही हो, 690 ही हो, वह 700 तक नहीं होगा। तो जब आप इसे ठंडा करोगे तो इसके बाहरी सरफेस पे कुछ और प्रॉपर्टी जाएगी, अंदर में कुछ और आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जबकि हमें पूरी स्टील एक समान 700 डिग्री सेल्सियस गर्म होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब हमारा स्टील 700 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाता है, 700 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, तो थोड़ी देर के लिए उसी टेम्परेचर पे उसे भट्टी में रहने देते हैं। उसकी मोटाई के हिसाब से होता है, उसके चालकता के हिसाब से होता है, किसी को 5 मिनट के लिए रहने देते हैं, किसी को 10 मिनट के लिए रहने देते हैं। तो थोड़ी देर के लिए स्टील को क्या करेंगे, उसी टेम्परेचर पे भट्टी में रहने देंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो इसके बाहरी सरफेस पे टेम्परेचर था 5 मिनट में, इसके अंदर वाले सरफेस पे भी वही टेम्परेचर हो जाएगा। मतलब इसके अंदर जो बीच वाला भाग है, गहराई में जो है, मतलब बाहर भी वही हो जाएगा और इसके बीच में अंदर भी वही टेम्परेचर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इस स्टील के टुकड़े का पूरा टेम्परेचर बाहर से लेकर के अंदर तक एक समान हो जाए। इसके लिए जब वो उस आवश्यक तापमान पे पहुंचता है तो उस तापमान पे उसे एक समय के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए उसी तापमान पे उस पे रोके रहते हैं, जिससे कि वो तापमान को सोख ले। क्या करे, तापमान को अंदर भी सोख ले, जिससे कि अंदर भी वही टेम्परेचर आ जाए। सोखना का मतलब सोकिंग टाइम। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। याद करने का तरीका मैंने बताया, हालांकि सोकिंग का मतलब सोखना नहीं है, पर जिससे आपको याद रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोकिंग प्रोसेस बोलते हैं, सोकिंग टाइम बोलते हैं, कि सोकिंग टाइम के लिए हमने छोड़ दिया, जिससे कि बाहर का भी टेम्परेचर जो है, जो अंदर वाला इसके टेम्परेचर, वो भी बाहर के टेम्परेचर सब एक समान हो जाए, स्टील का पूरा टेम्परेचर एक समान हो सके। तो क्या होगा, वो बाहर का उष्मा अंदर भी सोख लेगा। तो सोखेगा तो सोकिंग टाइम, सोखेगा तो सोकिंग टाइम। तो इससे आपको याद रहेगा कि उसको सोकिंग कहते हैं, एक समय के लिए जो रखते हैं, जिससे कि स्टील का टेम्परेचर एक समान हो जाए। हीटिंग का मतलब तो गर्म करने से है। क्वेंचिंग मैंने बताया था, क्वेंचिंग का मतलब ठंडा करना। जब स्टील को ठंडा करते हैं पानी डाल करके ब्राइन सॉल्यूशन में हवा के द्वारा, तो वह क्या कहलाता है, क्वेंचिंग कहलाता है। हार्डनिंग का मतलब हार्ड करने से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सॉल्यूशन, पानी, तेल, हवा, ये सब यूज किया जाता है ना, उसे क्वेंचिंग करने के लिए, ठंडा करने के लिए हम ये सब चीजें यूज करते हैं। तो कह रहा है कि जो ब्राइन सॉल्यूशन, पानी, तेल, हवा है, यह क्यों यूज किया जाता है। भाई क्वेंचिंग के लिए तो यूज करते हैं, ठंडा करने के लिए ही तो। सोकिंग क्या होता है, तो अभी मैंने बताया भाई, पूरा स्टील का जो टेम्परेचर है अंदर से बाहर तक एक समान हो सके, इसीलिए वो जब आवश्यक तापमान पे पहुंच जाता है तो उसी तापमान पर थोड़ी देर और भट्टी में रहने देते हैं, जिससे कि उसके अंदर का भी तापमान, अंदर का भी तापमान बाहर के सरफेस के बराबर हो सके। उसी को सोकिंग बोलते हैं, सोकिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, क्वेंचिंग इसके द्वारा एक ठंडा के ब्राइन सॉल्यूशन, पानी, तेल, हवा, इनका यूज किया जाता है ठंडा करने के लिए, क्वेंचिंग कहते हैं। मैंने बताया भी था कि सबसे ज्यादा ब्राइन सॉल्यूशन में ठंडा होता है, सबसे ज्यादा ब्राइन सॉल्यूशन में ठंडा होता है। उसके बाद बारी आती है किसकी,
पानी की, वाटर की बारी आती है, पानी में होता है, उसके बाद फिर बारी आती है हमारी ऑयल की, उसके बाद फिर बारी आती है एयर की, मतलब सबसे कम एयर में ठंडा होगा, सबसे ज्यादा बोराइन सोल्यूशन में होगा। यह इनका घटता हुआ क्रम है ठंडा करने का, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हीटिंग मतलब गर्म करने से मतलब है ऑस्टेनाइट, मैंने बताया ही है, इसी वीडियो में बात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस विशेष मिश्र धातु मतलब स्पेशल एलॉय, इंग्लिश वाला देखिए, स्पेशल एलॉय स्टील के लिए यह क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं। जब इसके पहले एक बार ठंडा करने वाला या आया हुआ था ब्रांड सॉल्यूशन वगैरह, तब वहां पे मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि भाई कौन सबसे अधिक ठंडा करता है, कौन सबसे कम ठंडा करता है, और ये भी बताया था कि कब किसको यूज करते हैं। यहाँ पे स्पेशल एलॉय स्टील का पूछ रखा है, तो स्पेशल एलॉय स्टील के लिए एयर होता है। स्पेशल एलॉय स्टील को कहां ठंडा करते हैं, एयर में ठंडा करते हैं। जबकि प्लेन कार्बन स्टील को मैंने बताया था कि वाटर से ठंडा करते हैं। प्लेन कार्बन स्टील कहां ठंडा करते हैं, वाटर में, वहीं पे बात किया जाए, ठीक है। एलॉय स्टील की, एलॉय स्टील की, तो उसको तेल में किया जाता है। मैंने बताया था प्लेन कार्बन स्टील होगा तो वह हमारा वाटर में, एलॉय स्टील होगा तो तेल में, पर स्पेशल एलॉय स्टील होगा तब उसे फिर हम लोग कोल्ड एयर में, ठंडी हवा में ठंडा करते हैं उसे। तो ये चीजें हो गई आपका, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। बाकी आगे की जो क्वेश्चन होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।